हेलो मित्रों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है निर्वाण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रोग वाले टॉपिक के बारे में और रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पे चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वह है, देखिए आपने याद तो किया ही होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे एक टाइप में मान लीजिए रिवाइज करना है। तो मनुष्य में काला अजार का पैथोजन या कहेंगे रोग कारक कौन होता है? तो ये तो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, काला अजार से संबंधित जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो इसमें वापस पॉइंट सुन लीजिए। हमने क्लास में पढ़ा होगा कि काला अजार या ये जो रोग या सुना होगा कि जो प्रोटोजोआ जनित रोग जो होता है, क्या पॉइंट है, प्रोटोजोआ जनित जो रोग होता है वह कौन कौन से होते हैं? तो हमने एक फॉर्मूला याद किया था, अम्मी मकानी पाल, अम्मी मकानी पाल। अ से अमोइबिएसिस, अमोइबिएसिस को पेचिस भी कहा जाता है, अमीबिएसिस भी कहा जाता है। म से मलेरिया, का से काला जार या काला अजार भी कहा जाता है। नी से निद्रा रोग, इसी को बोला जाता है ट्रिपेनोसोमियासिस। पा से पायरिया और ल से ल्यूकोरिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे काला अजार के बारे में या काला जार के बारे में, तो ये जो काला जार है ये हमें याद रखना है, एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है और इसके प्रोटोजोआ का नाम होता है लिस्मानिया डोनोवनी। और ये जो लिस्मानिया डोनोवनी है यह पाया जा सकता है बालू मक्खी में या सैंड फ्लाई में। अगर ऐसी बालू मक्खी अगर हमें काटती है तो लिस्मानिया डोनोवनी वह हमारी बॉडी में चला जाता है और बॉडी में जाने के बाद में यह स्प्लीन जो होता है उस स्प्लीन में सूजन उत्पन्न कर देता है। तो पूछा जाता है कि इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो मुख्य प्रभावित अंग वह स्प्लीन होता है और स्प्लीन को हिंदी में कहा जाता है प्लीहा और इसी को बोला जाता है तिल्ली। तो यहां पे शब्दावली है कि इसका पैथोजन कौन सा है, तो पैथोजन कौन सा हो जाएगा, लिस्मानिया डोनोवनी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, रोग होने का अनावश्यक डर क्या कहलाता है? तो देखो, रोग से संबंधित शब्दावली चलती है पैथो और डर को बोला जाता है फोबिया। तो रोग होने का डर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पैथोफोबिया। सिंपल सा पॉइंट है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिरक्षी उत्पादन से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कहने का मतलब यह है कि वह अंतःस्रावी ग्रंथि या वह एंडोक्राइन ग्लैंड जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है वह कौन सी होती है? तो वह यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है, स्टेनम हड्डी के नीचे पाई जाती है। उसका नाम होता है थाइमस ग्रंथि। और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि प्रतिरक्षा का सिंहासन किसे कहा जाता है? तो भी आंसर देना है थाइमस ग्रंथि। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वृद्धावस्था में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कम हो जाती है, उसका कारण कौन सी ग्रंथि का ह्रास हो जाना या कहेंगे कौन सी ग्रंथि का कमजोर हो जाना होता है? तो भी आंसर देना है थाइमस ग्रंथि। क्योंकि वृद्धावस्था में ये जो थाइमस ग्रंथि है वह कहेंगे बिल्कुल धागे के रूप में बची रह सकती है, उसका जो आकार है वह काफी छोटा हो जाता है। तो प्रतिरक्षा से संबंधित कौन सी ग्रंथि रहेगी? तो आंसर क्या है, थाइमस ग्रंथि। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे और पॉइंट देखेंगे, पेचिस से बचाव में सहायक होगा। अब पेचिस क्या है? तो वापस पेचिस के बारे में पॉइंट सुनिए। पेचिस जो होता है इसी को बोला जाता है अमीबिएसिस। क्या बोला जाता है? अमीबिएसिस कहा जाता है, इसी को अमोइबिएसिस कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पेचिस। और पेचिस जो रोग है वह प्रोटोजोआ जनित होता है, वह प्रोटोजोआ जनित रोग होता है और इसके प्रोटोजोआ का नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका। अब ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है यह पाया जा सकता है दूषित जल तथा दूषित भोजन में। कहां पाया जा सकता है? दूषित जल तथा दूषित भोजन में। अगर ऐसे दूषित जल और दूषित भोजन का सेवन कोई मनुष्य कर लेवे तो यह प्रोटोजोआ मनुष्य की बॉडी में चला जाता है और मनुष्य की बॉडी में जाकर यह आंत को प्रभावित करता है। और आंत जो होती है, ये आंत है, इस आंत में ये जो श्लेष्मा पाई जाती है यहाँ पे, इसे प्रभावित करेगा और इस श्लेष्मा के अंदर की ओर जाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण यहाँ दस्त भी लगती है। दस्त के साथ में श्लेष्मा की परत है यह भी आना प्रारंभ हो जाती है, तो हम कहेंगे श्लेष्मा की परत भी आती है। इसके अलावा इसमें ब्लीडिंग भी आनी शुरू हो जाती है। तो यहां से एक और पॉइंट पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को दस्त लग रही है, उसके साथ में श्लेष्मा की परत भी आ रही है और ब्लीडिंग भी हो रही है,
तो वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित हो सकता है, तो आंसर देना है अमीबियासिस से पीड़ित हो सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि पेचिस से बचाव कैसे करेंगे, तो सिंपल आप पॉइंट है बचाव कैसे करेंगे, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, इसको मृत अवस्था में लेके आ जाएंगे। और मृत अवस्था में कैसे लेके आएंगे, ये जो भी जल है इस जल को हम गर्म करके पिएंगे, और जल को गर्म करेंगे तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो यह हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा। तो लिखा है कि उबला हुआ पानी पीने से इसमें सहायक रहेगा, यानी पेचिस से बचाव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गोनोराई रोग का पैथोजन या रोग कारक कौन सा होता है, तो शब्दावली है गोनोराई। गोनोराई कहो या जिसको गोनोरिया भी कहा जाता है या जिसको गोनेरिया भी किताब में लिख दिया जाता है, उससे संबंधित पॉइंट है। तो उसका जो पैथोजन होता है उसका नाम होता है नाइसेरिया गोनोरी। तो इसमें देखो नाइसेरिया गोनोरी लिखा या नहीं लिखा, पहले में नाइसेरिया या निसीरिया भी बोल दिया जाता है इसको, तो निसीरिया मेनिंजाइटिस लिखा है, दूसरे में स्ट्रेप्टोकोकस गोनोरे लिखा है, तीसरा में यर्सिनिया गोनोरे लिखा है, लेकिन कहीं भी शब्दावली हमें नाइसेरिया गोनोरी शब्द नहीं मिला। इसका मतलब इनमें से कोई भी इसका पैथोजन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे और लिखा है कि निम्न में से वीडी या एसटीडी कहलाता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऐसे रोग जो कि यौन संसर्ग के द्वारा फैलते हैं उन्हें कहा जाता है एसटीडी। तो एसटीडी डिजीज इनमें से कौन सी है, तो देखिए सिफिलिस जो होता है वह भी फैल सकता है, गोनोरिया भी फैल सकता है और यूकोरिया भी फैल सकता है, इसलिए तीनों ही होते हैं और तीनों ही होते हैं। तो इसमें आंसर उचित आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी, यानी चौथा वाला पॉइंट है वह इसका आंसर है, वह सही रहेगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है निम्न में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस के कारण होता है। अब वायरस के कारण देखिए पेचिस जो है वह अभी हमने देखा है प्रोटोजोआ के कारण होता है, टिटनस जो होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड जो है वह भी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका मतलब तीनों में से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, यानी कि वायरस जनित रोग इनमें से तीनों में से कोई नहीं है, तो चौथा आंसर इसका सही रहेगा। अब आगे देखेंगे ट्यूमर का निर्माण करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है, या ट्यूमर का निर्माण करने वाला वायरस कौन सा होता है। तो देखिए ट्यूमर जो होता है उसके लिए शब्दावली चलती है ओंको, ओंको यानी गांठ कह सकते हैं, ट्यूमर कह सकते हैं, और इसका जो इससे संबंधित वायरस या ट्यूमर करने वाला वायरस है उसको बोला जाता है ओंको वायरस। तो उसमें देख लो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओंको वायरस। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कैंसर की उपचार विधि निम्न में से कौन सी है। तो देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, कोई गुटखे का ज्यादा सेवन करता है, कोई तंबाकू का ज्यादा सेवन करता है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंसर की गांठ होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्टर के पास में गए हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करते हैं हम पहले रेडियोथेरेपी करते हैं, और रेडियोथेरेपी के दौरान गामा किरणें डाली जाती है। गामा किरणों के माध्यम से ये जो कैंसर की गांठ होती है उसकी सेल डिवीजन की क्षमता समाप्त हो जाती है और ये आगे की ओर नहीं बढ़ती। तो अगर कोई छोटी गांठ है तो उसकी सेल डिवीजन की क्षमता समाप्त हो जाएगी और ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बोल दिया इसने कि रेडियोथेरेपी के द्वारा या कह सकते हैं गामा किरणों के द्वारा इसका इलाज हो गया। तो ये गामा किरणें नहीं, चलिए रेडियोथेरेपी की जा सकती है। दूसरी, अगर मान लीजिए कि गांठ है इसका आकार बड़ा हो गया है तो फिर इसकी शल्य चिकित्सा की जाती है। शल्य चिकित्सा में सर्जरी के माध्यम से इस गांठ को काटकर अलग रख दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है, ये शल्य चिकित्सा हो सकती है। और तीसरा इसमें तरीका ये रहता है कि जैसे कुछ एक गांठ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऐसी स्थिति में कीमोथेरेपी की जा सकती है। कीमोथेरेपी के दौरान शरीर में विशिष्ट प्रकार के रसायनों का प्रवेश करवाया जाता है और ये जो रसायन है ये गांठ तक पहुंचकर या कैंसर की गांठ तक पहुंचकर उसे सेल डिवीजन की क्षमता को समाप्त कर देते हैं और कैंसर जो है वह वहीं पर रुक जाता है, कैंसर की गांठ आगे वृद्धि नहीं करती। तो यहाँ पे पॉइंट है, देखो इसकी शल्य चिकित्सा भी कर सकते हैं और इसमें एंटी कैंसर औषधि यानी कि कीमोथेरेपी वह भी एक प्रकार की एंटी कैंसर औषधि है, उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एंटी कैंसर औषधि आती है। फिर इसमें रेडियोथेरेपी है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो तीनों का ही उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें उचित आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सिंपल पॉइंट है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो सिंपल पॉइंट है कि कुष्ठ रोग जो होता है उसमें त्वचा प्रभावित होती है
और अगर यह टच हो जाते हैं तो दूसरे के भी कुष्ठ रोग हो सकता है। और सामान्यतः ये ध्यान रखना कि जिस रोग में त्वचा प्रभावित होती है उसके फैलने का कारण क्या होता है, तो सामान्यतः वह टच होने से फैलती है, या कहेंगे कि आपस में संपर्क द्वारा फैलती है। तो इसमें देख लो कौन सा संपर्क द्वारा रहेगा, तो ये वाला जो है वह सही रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। डेंगू का पैथोजन या रोग जनक कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेंगू जो होता है वह वायरस के कारण फैलता है, तो इसका पैथोजन कौन होता है, वायरस ही होता है। और वायरस का नाम क्या होता है, तो वायरस का नाम रहेगा आर्बो वायरस, तो इसका वायरस वाला पॉइंट सही रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे। पीत ज्वर वायरस का वाहक यानी कि रोग वाहक कौन होता है या वेक्टर कौन होता है, तो देखिए पॉइंट सुनना इसमें। पीत ज्वर जो होता है उसी को येलो फीवर भी कहा जाता है, उसके वायरस का नाम फ्लेवी वायरस होता है। ये फ्लेवी वायरस जो है वह एक मच्छर में पाया जा सकता है, उस मच्छर का नाम होता है मादा एडिस एजिप्टी। अगर ऐसी मादा एडिस एजिप्टी जिसमें कि फ्लेवी वायरस पाया गया हो और वो हमें काट देवे, तो फ्लेवी वायरस हमारी बॉडी में आ जाएगा, और बॉडी में आने के बाद में यह प्रभावित करता है, लीवर को भी प्रभावित करेगा, किडनी को भी प्रभावित करता है, यह पेनक्रियाज को भी प्रभावित करता है, इसमें सूजन उत्पन्न कर देता है। तो इसका वाहक या वेक्टर कौन है, तो इसमें वाहक कौन हो जाएगा, एडिस एजिप्टी मच्छर होती है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। पॉइंट है पीलिया का कारण क्या होता है, तो पीलिया का मतलब होता है हेपेटाइटिस ए, और हेपेटाइटिस ए के जो फैलने का कारण है वह होता है दूषित जल तथा दूषित भोजन। तो इसमें देख लो दूषित जल तथा दूषित भोजन कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, और ये आरएस 2013 के प्री में भी पूछा गया था, इसका आंसर दूषित भोजन हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चिकन पॉक्स का रोग जनक यानी पैथोजन कौन है, उसके कहने का मतलब पैथोजन का नाम क्या है, तो चिकन पॉक्स जो है उसके पैथोजन का नाम रहता है वेरिसेला वायरस, पूरा नाम रहता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, तो ये इसका सही रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से रक्त की कैंसर ब्लड कैंसर की अवस्था को क्या बोला जाता है, कह सकते हैं ब्लड कैंसर का ही अन्य नाम क्या है, तो उसी को बोला जाता है ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया जो होता है उसमें डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वह अत्यधिक हो जाती है, और जब डब्ल्यूबीसी संख्या अत्यधिक हो जाए तो यह भी पूछा जाता है कि कितनी हो जाती है, तो इसमें ल्यूकेमिया में ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी की संख्या वह 1 लाख प्रति mm³ से भी अधिक हो जाती है। और ऐसी अवस्था में डब्ल्यूबीसी जो है वह हमारे जो आरबीसी है या जो प्लेटलेट्स है उस पर भी अटैक कर देती है, बॉडी की अन्य कोशिका जो होती है सेल्स होती है उस पर भी अटैक कर देती है, और जो हमारा जो शरीर है वह दिन प्रतिदिन वेट लॉस होता रहता है या कमजोर हो जाता है, या कहेंगे दुबला पतला होता जाता है, इसी को बोला जाता है ब्लड कैंसर, इसी को बोला जाता है ल्यूकेमिया। तो इसका 2 वाला पॉइंट है वह सही रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है साल्क सेबिन का संबंध किससे है, तो साल्क सेबिन ने पोलियो के टीके की खोज की थी, किसकी की थी, पोलियो के टीके की खोज, इसका संबंध पोलियो के टीके से रहेगा। फिर निम्नलिखित में से एक रोग नहीं है, अब कौन सा रोग नहीं है, तो देखो स्मॉल पॉक्स तो खुद एक रोग है, चिकन पॉक्स भी रोग है, सामान्य जुकाम जो होता है वह राइनो वायरस के कारण होता है और वह भी एक प्रकार का रोग है। इनमें से उचित आंसर कौन सा होगा, तो ये है कोई नहीं, यानी कि ये तीनों ही एक प्रकार का रोग है, तो इसमें आंसर क्या होगा, तो ये 4 वाला आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।